क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत हद तक अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया था और पार्ट 2 में आज हम लोग दो हेडिंग को कवर करते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये दोनों हेडिंग कवर करने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम उसे अपलोड कर लेंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे जो भी लिंक हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे तो वहाँ से पूरे क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करिए बिना देखे, और जब आपको कुछ ऐसे डाउट हो तो फिर उसको आप कमेंट करिएगा, हम उस पर पर्सनल वीडियो बना के फिर से अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको लेसन फर्स्ट पूरी तरह से अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। उसको हम ड्राइव के फॉर्म में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो इसकी लास्ट की दो हेडिंग है उसमें पहले यहाँ पर हेडिंग है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है। मान लिया हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, हमारे पास क्या है, कोई मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल को हमने पुट कर दिया, इस मेटल को हमने रख दिया, पुट कर दिया कहाँ पे, ओपन एरिया में रख दिया। तो ओपन एरिया में क्या होगा, ओपन एरिया में सनलाइट भी आ रहा है, यहाँ पर सनलाइट भी आ रहा है, ठीक है। ओपन एरिया में वाटर भी आ रहे हैं, ओपन एरिया में बरसात भी हो सकती है, पानी बरस सकता है, मतलब वाटर है। और क्या है, और ओपन एरिया में एयर भी है, और ओपन एरिया में कुछ केमिकल्स भी एयर में मिक्स होके रिएक्ट करते हैं। मतलब ओपन एरिया में अगर कोई मेटल रखा हुआ है तो सनलाइट, वाटर, एयर, केमिकल सब्सटेंसेस, इन सब के मिक्स होने से इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। किसके अंदर, मेटल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इसका जो सरफेस होता है वो लगातार डिले हो जाता है। डिले मतलब क्या होता है, बेकार होना, ठीक है ना, बेकार होना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है बेकार होना। जो उस मेटल का सरफेस होता है वो लगातार बेकार होना चालू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। ये सब कुछ था समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। आपको पता है ना कि जब भी हम लोग अपने छत पर या ओपन एरिया पे अगर कोई लोहे का सामान फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो पानी बरस रहा है, धूप आ रहा है, तो ऐसा करते करते क्या होता है कि उसके ऊपरी सरफेस पे जो उसका जो ऊपर का लेयर होता है उसमें जंग पकड़ लेता है, ब्राउन रंग का होता है, जंग पकड़ लेता है। तो बोलते हैं कि इसको पेंट या तो कर दो, या तो कुछ इसमें पेंट कर दो, पॉलिश कर दो, जिससे कि ये फिर से उस तरह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग रस्टिंग से यानी कि जंग लगने से उसको हम लोग बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसीलिए हमारे घर में पेरेंट्स कहते हैं कि ओपन एरिया में लोहे वगैरह को मत रखो, वो जंग लग के वो खराब हो जाएगा, तो उसको घर के अंदर कहीं साइड में रख दीजिए। क्योंकि अगर ओपन एरिया में होगा तो धूप आएगा, बरसात आएगी, ठीक है ना, पानी बरसेगा, धूप आएगा, केमिकल है, तो ऐसे करते करते उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल है कोरोजन का। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन में कैसे करेंगे। यहाँ पर डिफाइन में लिख देंगे, यहाँ पर कोरोजन इज द प्रोसेस in which any metal degrade मतलब क्या होता है, खराब होना। any metal degrade due to the combined होने से, due to the combining of water, temperature, heat and chemical reaction hence the
surface of this metal डिग्रेड मतलब खराब होने चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा कोरोजन हो गया। और एग्जाम्पल आपको बता चुके, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका अगला पॉइंट, रैंसिडिटी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी यहाँ पर जो हेडिंग है इसके बाद वो है रैंसिडिटी। देखिए रैंसिडिटी क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी हेडिंग है रैंसिडिटी, पहले उसको भी हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। रैंसिडिटी, देखिए रैंसिडिटी क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई फूड है हमारे पास, मान लीजिए इसमें कोई फूड है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ये हमारे पास फूड है, खाना खाने वाला कुछ फूड है, कुछ भी आप मान लीजिए, दाल चावल सब्जी मान लीजिए, आप इसमें कुरकुरे मान लीजिए, आप इसमें चिप्स मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए खाने वाला। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें फैट होगा और क्या होगा, और ऑयल्स होंगे, फैट्स होंगे और ऑयल्स होंगे, फैट और ऑयल, ठीक है ना। फैट का मतलब केमिस्ट्री में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो फैट्स और ऑयल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये कंबाइंड करते हैं एयर से, कंबाइंड विद एयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर, तो इस तरह से जब ये एयर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन में आते हैं तो फैट और ऑयल, जो फैट या फिर जो ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, ऑक्सीडाइज्ड। और जब ये फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इससे क्या होता है, जब ये काम हो जाएगा तो उससे एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बदबूदार, उसमें एक बदबू करके एक स्मेल आती है, ठीक है ना। और हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो फूड है वो हमारा फूड डिग्रेड हो गया। डिग्रेड मतलब खराब हो गया, खाना खराब हो गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें फैट होगा और ऑयल होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर सोचिए कि अगर हम अपने घरों में जो डेली दाल वाल बनती है सुबह मॉर्निंग में, अगर सुबह के समय दाल बनती है घर में, तो दाल को अगर गर्मी के दिनों में छोड़ दिया जाए, फ्रिज में हम ना रखें, घर में ही छोड़ दें बाहर, अगर फ्रिज में ना रखें तो कुछ देर बाद क्या होता है, जैसे जैसे 3 या 4 या शाम के 5 बजते हैं और मौसम बहुत गर्म है तो दाल हमारी खराब हो जाती है। ऐसे बोलते हैं दाल खराब हो गई है, उसको जब स्मेल करते हैं तो दाल से एक अजीब सी स्मेल आती है जो अच्छे दाल के कंपेयर में बहुत अलग होती है, बदबूदार स्मेल आती है और दाल का कलर कुछ हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि उसमें क्या हुआ, दाल का उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे कि यहाँ पर दाल का रैंसिडिटी हो गया, ठीक है ना। तो खाने का रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि खाने में जो भी फैट और ऑयल है वो एयर और टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण से क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन ही हमारा क्या होता है, रैंसिडिटी होता है। और रैंसिडिटी से एक तो फूड खराब हो जाएगा, एक फूड से बहुत अजीब सी स्मेल आएगी और इसका जो टेस्ट होगा वही क्या होगा, चेंज। जब दाल खराब हो जाती है, दाल से अजीब सी महक आने लगती है तो उसके टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है किसका, रैंसिडिटी का। घरेलू आपको मैंने एग्जांपल बताया है। अब यहाँ पर देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिए। डिफाइन यहाँ पर कैसे करेंगे, ये यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। व्हेन फूड आइटम are connected with air, temperature and moisture, then the fats and oils present in the food item
become oxidized। इसमें बताया गया है कि when food item are connected with air, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि कुछ हद तक ऐसी एयर जिसमें वाटर मिक्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉइस्चर। तो जब भी हमारा फूड आइटम इसके कनेक्ट में आता है, इससे कनेक्शन में आता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो फूड आइटम के अंदर फैट और ऑयल्स होते हैं, देखिए फैट और जो ऑयल्स होते हैं वो उनका क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी उनमें एयर में ऑक्सीजन जो होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उसका ऑक्सीडाइज हो गया है। और जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उससे एक अजीब सी स्मेल आती है, उस बात को यहाँ पर दिखा देंगे। हैंस एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फूड। तो उस फूड में प्रोड्यूस होता है एक अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है एक बेकार स्मेल, ठीक है ना। और उसके टेस्ट में भी एक अजीब सा टेस्ट उसका हो जाता है, जो हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और इस पूरे हम प्रोसेस को बोलते हैं डेंसिटी। तो यहाँ पर दिखा देंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके हम पीडीएफ को लिंक के फॉर्म में आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और जहां तक होगा मुझसे कि मैं उसके पूरे पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस आंसर हैं उसको मैं एक्सप्लेन करके अपलोड करूं। बाकी आपका यहाँ पर काम क्या है कि उस पीडीएफ से पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या फिर किसी रिएक्शन में अगर आपको डाउट है तो उसको आप अलग से हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको अलग से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। दूसरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में बहुत ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए या फिर आपको पहले से भी याद होंगे। अगर आप अपर क्लास के हैं तो, अगर आप क्लास 10th में फ्रेशर है तो फिर आपको वो रिएक्शंस याद करना ही पड़ेगा। तो आप ट्राई करिए कि मेरे ये पढ़ाने के अलावा और एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन लगाने के अलावा एनसीईआरटी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको आप लिख कर याद कर लीजिए। किस कंपाउंड का क्या नाम है ये भी आपको एनसीईआरटी बुक से याद करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन या अपने बुक से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।